16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानों की तारीख में अब तक का सबसे खतरनाक वेपन टेस्ट किया जाना था। और जब टेस्ट किया गया तो वो हैरानकुन मंजर सामने आया जिसने इस खतरनाक हथियार को बनाने वाले साइंटिस्ट के भी 14 तबक रोशन कर दिए। ये टेस्ट अमेरिका के स्टेट न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किया गया सुबह के 5:30 बजे। और इसके बाद जो मंजर सामने आया उसको देख के सबके दिल कांप गए। ये एक एटॉमिक बॉम्ब था जिसकी एक्सप्लोजन का साइज 0.3 किलो टन ऑफ TNT एक्सपेक्ट किया गया था इसको बनाने वाले साइंटिस्ट की तरफ से। लेकिन ये अपनी एक्सपेक्टेशन से 1000 गुना ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ। इसने 21,000 टन ऑफ TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की। इस बॉम्ब की एक्सप्लोजन से इतनी हीट प्रोड्यूस हुई कि टेम्परेचर 4000 सेल्सियस तक पहुंच गया, यहाँ तक कि एक स्टील टावर पूरी तरह से इवेपोरेट हो गया। इस धमाके की शॉक वेव्स 160 किलोमीटर तक फील की गई और इस धमाके से निकला मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर तक ऊपर आसमान में गया। ये सारा मंजर देखने के बाद इसको बनाने वाले साइंटिस्ट के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. कौन था ये साइंटिस्ट? इनका नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या कहानी है इस साइंटिस्ट की? क्यों बनाया इसने ये एटॉमिक बॉम्ब और किसके लिए बनाया और कैसे बनाया? और इसके खुद के बनाए हुए एटॉमिक बॉम्ब ने ही इसकी ज़िंदगी में से सुकून, चैन सब कुछ छीन लिया। आइए आज की जियो टीवी की इस वीडियो में जानते हैं ओपेनहाइमर की डिटेल्ड कहानी और कैसे इसके बनाए गए एटॉमिक बॉम्ब ने हमेशा के लिए पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहले शुरू करते हैं ओपेनहाइमर की अर्ली लाइफ से। ओपेनहाइमर की पैदाइश 22 अप्रैल 1904 को हुई न्यूयॉर्क सिटी में। ओपेनहाइमर के फादर का नाम था जूलियस ओपेनहाइमर और वो जर्मनी से आए अमेरिका में एक इमिग्रेंट थे। ओपेनहाइमर के फादर उनकी फैमिली के टेक्सटाइल इंपोर्ट बिजनेस में जॉब करते थे और ओपेनहाइमर की वालदा एला फ्राइडमैन एक पेंटर थीं जो कि शुरू से ही अमेरिका में पैदा हुई और वहीं जिंदगी गुजारी। ओपेनहाइमर शुरू से ही एबनॉर्मली इंटेलिजेंट इंसान थे और इनको चाइल्ड जीनियस माना जाता था। 1921 में ओपेनहाइमर ने अपनी स्कूलिंग एथिकल कल्चर स्कूल ऑफ न्यूयॉर्क से कंप्लीट की। ये शुरू से ही अपनी क्लास में टॉपर रहे थे, यहाँ तक कि सब टीचर इनकी मदर एला से सवाल भी किया करते थे कि क्या राज है आपके बच्चे की ग्रूमिंग का। क्योंकि सिर्फ 10 साल की उम्र से ही ओपेनहाइमर फिजिक्स और मैथ्स एडवांस लेवल पर पढ़ रहे थे और उनको मिनरोलॉजी की स्टडी का भी बहुत शौक था। सिर्फ 12 साल में ही उन्होंने मिनरोलॉजी इस लेवल पे स्टडी कर ली थी कि न्यूयॉर्क के फेमस मिनरोलॉजिकल क्लब में ओपेनहाइमर को लेक्चर देने के लिए स्पेशली इनवाइट किया गया। आगे जाकर जब 1922 के ईयर में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और हैरत अंगेज तौर पर 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 साल में ही खत्म कर ली। केमिस्ट्री में मेजर किया और साथ बहुत से सब्जेक्ट्स फिजिक्स, फिलोसफी और लिटरेचर में स्टडी की। लेकिन साल बाद जाकर इन्होंने रियलाइज किया कि फिजिक्स इनका पैशन है और 23 साल की उम्र में ही PhD खत्म कर ली। लेकिन इस एक्सट्रीम जीनियस के पीछे एक डार्क रियलिटी भी थी। इनके दोस्तों का कहना था कि ओपेनहाइमर हर वक्त डिप्रेस्ड रहते थे और इनमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज थी, जैसे कि ये चेन स्मोकर थे। ये इतना पाइप स्मोक करते थे कि सारा दिन बस इनमें से स्मोकिंग की स्मेल आती थी। इनको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं था। ये इंतहा के इंट्रोवर्ट इंसान थे और सिर्फ किताबों की दुनिया में हमेशा खोए रहते थे। यहाँ तक कि इन्होंने अपने भाई से एक बार कहा भी था दैट आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। अर्ली 1930s में जब एडोल्फ हिटलर का जर्मनी में ज्यूज पर जुल्म शुरू होता है और बहुत से बड़े साइंटिस्ट जर्मनी से अमेरिका की तरफ माइग्रेट होते हैं, जिनमें एक ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, तब जाकर ओपेनहाइमर पॉलिटिक्स में थोड़े से अवेयर होते हैं और साथ ही इन्होंने ये बात गौर की। मैं समझने लगा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इवेंट्स कितने गहराई से लोगों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। मुझे भी ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे भी इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद ओपेनहाइमर ने कहीं पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड की और कहीं पैसा भी डोनेट किया लेबर यूनियंस को। फिर 1939 में US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक वार्निंग लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हिटलर एटॉमिक बॉम्ब जैसे हथियारों पे काम कर रहा है और वो जल्द ही एटॉमिक बॉम्ब बना लेगा, इसलिए अमेरिका को भी तैयार रहना चाहिए। और ये वार्निंग लेटर किसी और ने नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने US प्रेसिडेंट को लिख के भेजा था। उसके बाद US प्रेसिडेंट ने फॉरेन साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स की एक कमेटी बिठाई
यूरेनियम पर रिसर्च करवाने के लिए कि क्या यूरेनियम एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने की पोटेंशियल रखता है या नहीं। जब इस कमेटी की पूरी रिसर्च कंप्लीट हुई तो उनको ये बात मालूम हुई कि यूरेनियम 235 ही है जिससे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सकता है, लेकिन यूरेनियम 235 नेचुरली एक्सिस्ट नहीं करता हमारी धरती पे। जो नेचुरली एक्सिस्ट करता है वो यूरेनियम 238 है। और अब सबसे पहला चैलेंज भी इन साइंटिस्ट्स के लिए यही था कि यूरेनियम 235 को बनाने का तरीका ढूंढा जाए। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को एक और एलिमेंट मिलता है, प्लूटोनियम, और ये भी एटॉमिक बॉम्ब को बना सकता है, ठीक यूरेनियम 235 की तरह। अभी ये रिसर्च चल ही रही थी कि जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर स्टेट पर हमला कर देता है। अब ये एटॉमिक बॉम्ब को बनाना इस टाइम ऑफ पॉइंट तक मिलिट्री मिशन बन जाता है अमेरिका के लिए। अमेरिका इस पूरे प्रोजेक्ट पर $2.2 बिलियन खर्च कर देता है। 1942 में रूजवेल्ट अप्रूव करते हैं प्रोजेक्ट को आर्मी कॉर्प्स के इंजीनियर को शामिल करके। जैसे ही इनको एटॉमिक बॉम्ब बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ये अपना मेन ऑफिस मैनहट्टन न्यूयॉर्क में रखते हैं और इनके ऑफिस को नाम दिया जाता है मैनहट्टन इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट, और यहीं से ही शुरू होता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। डेट थी 13 अगस्त 1942। कोलोनेल लेस्ली ग्रूव्स जो कि इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हेड थे, वही ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब के डिज़ाइन के लिए लीडर के तौर पर अपॉइंट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को अंडरकवर रखने के लिए एक सीक्रेट जगह तलाश की जाती है, ओक रिज टेनेसी स्टेट में। इस शहर को आज भी द सीक्रेट सिटी कहा जाता है क्योंकि ये वाहिद शहर है जो सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब के प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए बनाया गया था। बहुत सारे साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को सीक्रेटली भेजा जाता है इस सीक्रेट शहर में ताकि वो एटॉमिक बॉम्ब पर अपनी रिसर्च शुरू करें। और इनकी रिसर्च इस मसले से शुरू होती है कि कैसे यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया जाए। असल में बात ये थी कि यूरेनियम 238 का रिएक्शन ज़्यादा लेवल पे फिजनेबल नहीं होता, इस लेवल का चेन रिएक्शन नहीं होता जिससे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सके। इसलिए यहाँ पर यूरेनियम 235 बहुत ज़रूरी था क्योंकि यूरेनियम 235 इतना तेज़ चेन रिएक्शन दे सकता है कि जिससे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सके। और यहीं से ही एंट्री होती है इस प्रोजेक्ट में ओपेनहाइमर की। ओपेनहाइमर इस यूरेनियम 235 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 4 टेक्निक्स देकर। पहली होती है गैसियस डिफ्यूजन, दूसरी सेंट्रीफ्यूज, तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और चौथी लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। इन चारों टेक्निक्स को टेस्ट करके ये बात साबित होती है कि इनमें से 2 टेक्निक्स काफ़ी हद तक सक्सेसफुल साबित हो रही हैं। पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और दूसरी गैसियस डिफ्यूजन। और यही टेक्निक्स इस्तेमाल करके वो यूरेनियम 235 बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा एक और लोकेशन ढूंढी जाती है प्रोजेक्ट वाई के लिए, और इस जगह पर एक्चुअली काम किया जाएगा एटॉमिक बॉम्ब्स को बनाने के लिए। इन एटॉमिक बॉम्ब्स को डिज़ाइन करने के लिए और वो जगह ओपेनहाइमर ढूंढ के देते हैं, सिटी से बहुत ही दूर एक ऐसी जगह जहां ओपेनहाइमर ने अपनी छुट्टियां गुजारी थीं। वो पहाड़ों के बीच में मौजूद बिल्कुल ही छुपी हुई एक सीक्रेट जगह थी न्यू मैक्सिको स्टेट की वैली में। अब ये सारी लोकेशंस ढूंढने के बाद बारी थी एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट करने की, क्योंकि अब तक ये सब कुछ थ्योरेटिकल ही चल रहा था। क्या ये एटॉमिक बॉम्ब का कंसेप्ट प्रैक्टिकली मुमकिन भी था या नहीं, ये तो सिर्फ टेस्ट करने के बाद ही पता चल सकता था। लेकिन जिस तरह से ओपेनहाइमर ने अपना रोल मैनहट्टन प्रोजेक्ट में दिखाया था, जनरल ग्रूव्स ओपेनहाइमर की काबिलियत से बहुत इम्प्रेस हो चुके थे और वो इनको वाई प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ अमेरिकन सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को ओपेनहाइमर पे शक था क्योंकि वो और उनकी पूरी फैमिली कट्टर कम्युनिस्ट थे और सोवियत यूनियन की सोसाइटी से बहुत इम्प्रेस थे। उनका ख्याल था कि इनका ये कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव हमारे खिलाफ जा सकता है। लेकिन जनरल ग्रूव्स खुद ओपेनहाइमर को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट ओपेनहाइमर के बगैर चलाना मुमकिन ही नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसी के साथ ही 20 जुलाई 1943 को ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट वाई का लीडर बना दिया जाता है। ओपेनहाइमर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाली क्रिटिकल मास की कैलकुलेशन के लिए। दरअसल क्रिटिकल मास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास होता है जो कि चाहिए होता है एक चेन रिएक्शन करवाने के लिए। लेकिन सवाल ये था कि कितनी मिनिमम अमाउंट चाहिए थी क्रिटिकल मास की कि जिससे एक बम धमाका हो सके।
ये पता लगाना इतना आसान नहीं था क्योंकि प्लूटोनियम तो डिस्कवर ही सिर्फ 1940 में हुआ था और सिर्फ 2 मिलीग्राम प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो पाया था। इसकी वजह से अमेरिका 2 एटॉमिक बॉम्ब्स पे काम करवा रहा था। पहला बॉम्ब यूरेनियम 235 से बनवाया जा रहा था जिसका नाम था दी लिटिल बॉय, और दूसरा था प्लूटोनियम बॉम्ब जिसमें प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था और इसका नाम था द फैट मैन। लेकिन ये फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब का डिज़ाइन लिटिल बॉय से ज़रा हटके था। उसकी वजह ये थी कि अगर 2 प्लूटोनियम के मैसेस को कंबाइन किया जाता तो वो बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन ख़त्म हो जाता और क्रिटिकल मैस के पहुंचने से पहले ही ये फ्यूजन रिएक्शन ही ज़ाया हो जाता। ओपेनहाइमर एक बिल्कुल ही अलग सा डिज़ाइन सजेस्ट करते हैं, वो ये कि प्लूटोनियम के मैस को हाई प्रेशर डेंसिटी में रखा जाए एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। एक होलो स्फीयर के अंदर प्लूटोनियम का सब क्रिटिकल मैस रखना होगा और इस स्फीयर की साइड्स पे एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि एक इम्प्लोजन देखने को मिले। इस प्लूटोनियम के मैस में जब बाहर के एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट होते तो प्लूटोनियम पर एक हाई प्रेशर बिल्ड होता और ये क्रिटिकल मैस को रीच कर जाता। इस कंसेप्ट को नाम दिया गया इम्प्लोजन मेथड। जो पिछले लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब के मेथड के बारे में ओपेनहाइमर जानते थे कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये इम्प्लोजन मेथड बिल्कुल ही एक नई चीज़ थी। ओपेनहाइमर का कहना था कि इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जनरल ग्रूव्स ने कहा कि हम टेस्ट नहीं करवा सकते क्योंकि प्लूटोनियम एक बहुत ही एक्सपेंसिव और रेयर मटेरियल है, ऐसे टेस्ट में ज़ाया करना सही नहीं होगा। लेकिन जब ओपेनहाइमर ने उनको कहा कि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है तो वो फिर मान जाते हैं। और फिर आता है वो दिन जब द ट्रिनिटी टेस्ट किया जाता है। ये वही टेस्ट था जिसकी बात आप लोगों से वीडियो के शुरू में की गई थी कि न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक टेस्ट किया जाता है। 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 बजे एक स्टील टावर की हेल्प से एटॉमिक बॉम्ब को 100 फीट हवा में लटका दिया जाता है और उसके बाद इस बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है। जैसा ओपेनहाइमर ने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन करता है ये एटॉमिक बॉम्ब। वो स्टील टावर पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है जिसकी हेल्प से एटॉमिक बॉम्ब को लटकाया गया था। और सिर्फ इस ट्रिनिटी टेस्ट के बाद 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब को हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया जाता है और फिर सिर्फ 3 दिन बाद ही प्लूटोनियम फैटमैन को नागासाकी पर गिरा दिया जाता है। इस सारी सिचुएशन को देख के एल्बर्ट आइंस्टाइन का रिएक्शन था वू इज मी। ये एक दुख भरी स्टेटमेंट थी। माना जाता है कि आइंस्टाइन ने ये भी कहा था, मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। जब अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब्स बरसाने शुरू किए तब ओपेनहाइमर शॉक्ड रह गए। 17 अगस्त 1945 को ओपेनहाइमर खुद वॉशिंगटन तक गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने और उनको अपना लेटर दिया जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर बैन लगाना चाहिए। इनको बहुत भारी रिग्रेट हुआ कि ये इन्होंने क्या कर डाला, कि क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने इंसानों के हाथों में थमा दी और अब उनको साथ ये भी डर लगने लगा कि फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले टाइम में और कितनी तबाही ये कर डालेंगे। इसी बीच प्रेसिडेंट रूस की मौत हो जाती है अप्रैल 1945 में स्ट्रोक से। हैरी ट्रूमैन बनते हैं अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। नागासाकी पे बॉम्ब गिराने के 2 महीनों बाद ओपेनहाइमर को मौका मिलता है ट्रूमैन से मिलने का और जब उनकी मुलाकात होती है तो ओपेनहाइमर प्रेसिडेंट ट्रूमैन से कहते हैं आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स और प्रेसिडेंट ट्रूमैन ये सुनकर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ओपेनहाइमर को ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकलवा देते हैं। जब अमेरिका हाइड्रोजन बॉम्ब पे रिसर्च स्टार्ट करवाता है तो ओपेनहाइमर इसको सख्ती से अपोज करते हैं। उनकी इसी मुसलसल ओपोजिशन की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी ओपेनहाइमर एकेडमिक प्रोफेशन में गुजारते हैं और दुनिया भर में जाकर लेक्चर्स देते हैं। यहाँ तक कि उनको 3 बार नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है लेकिन वो एक भी नहीं जीतते। 18 फरवरी 1967 को थ्रोट कैंसर से ओपेनहाइमर की डेथ हो जाती है और सिर्फ 62 ईयर्स की एज में, क्योंकि ये अपनी पूरी जिंदगी हैवी और क्रॉनिक चेन स्मोकर रहे थे।